यहाँ से मालवा भी शुरू हो जाता है। मालवा में पिछली बार कोई खास परफॉर्मेंस कांग्रेस का नहीं था। इस बार क्या पोजीशन देखते हैं, क्योंकि ये तो गढ़ माना जाता है भाजपा। वोटों की सरकार को नोटों के दम पर गिराया गया और जनता अब हिसाब किताब भारतीय जनता पार्टी से तय करेगी। भाजपा में जाने के बाद जमीन से सिंधिया जी का कोई वास्ता नहीं रहा, वो हवाई जहाज के मंत्री बन गए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बयान थोड़ा तीखे हो रहे हैं। अभी बीडी शर्मा जी ने कांग्रेस के दो बड़े नेताओं को, दिग्विजय सिंह जी को और कमलनाथ जी को, मिस्टर 76 और मिस्टर 77 कहना शुरू किया। सबसे व्यवस्थित बात, कांग्रेस में हमें एकता की आवश्यकता है और एकता जो सूत्र में बांधने का काम माननीय कमलनाथ जी ने किया है, इससे भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है। भाजपा में बात करने की स्वतंत्रता नहीं है। दिल्ली का डंडा पड़ता है अगर बोल ले कोई तो, इसलिए सब चुप हैं। नहीं तो भाजपा के अंदर कांग्रेस से भी ज़्यादा परिस्थितियां खराब हैं। युवराज सिंह जी के अगर मन में कुछ करने की अभिलाषा होती तो फरवरी से ही पैसा डालना शुरू कर देते। आखिरी दिन आप हवाई जहाज में यात्रा कराओ और नकली गहने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में पकड़ाए जाएं। पहली बात, सिंधिया जी को गद्दार क्यों कहा जाता है? पर ज्योतिरादित्य जी ने सियासी गद्दारी करी। अपने भावना, जिस पार्टी को वो कोसते थे, उस पार्टी जिस पे वो आरोप लगाते थे कि इनके हाथ किसानों के खून से रंगे हैं, उस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया, उसकी रीति नीति अपनाई, उसके हाल चाल अपनाए, उसके चाल ढाल अपनाई और उसमें बिल्कुल मंझ गए सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए, क्योंकि उनका बंगला छिन गया था, उनकी सांसदी चली गई थी। तो अब ये जनता के बीच में मैसेज क्लियर चला गया कि ये गद्दार है। ये गद्दार इसलिए कह रहे हैं, इसलिए नहीं कह रहे हैं कि इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, गद्दार इसलिए कि उन्हें विचारधारा के साथ गद्दारी करी। जिया जी के ऊपर बिजली विभाग का केस बन गया, भांजा नौकरी के लिए दर दर तरस गया, बहन गैस की टंकी भी नहीं भरवा पा रही है, 18 साल बाद मायरा हो रहा है। अब काय का मामा मामा सब खत्म है। अब वो मामा तो सिर्फ कहने के लिए, अपने मंच के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए मामा रह गए हैं, जनता के लिए मामा नहीं। मध्य प्रदेश में मानसून दाखिल हो चुका है। ऐसे में बारिश और उमस का दौर शुरू हो गया है। चेहरों पर गर्मी है, लेकिन इसी बीच मानसून के साथ चुनावी मौसम भी मध्य प्रदेश में दाखिल हो चुका है। चारों तरफ चुनाव की चर्चा है। सियासी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बड़े इवेंट के साथ चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। ऐसे में अब जुलाई से इस अभियान में तेजी आएगी। पैप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर हम मध्य प्रदेश के चुनाव का सबसे बड़ा कवरेज कर रहे हैं, आपके सबसे बड़े डिजिटल नेटवर्क पर। और इसके खास सेगमेंट जवाबदेह में आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री और प्रदेश की खिलचीपुर विधानसभा से विधायक प्रियव्रत सिंह जी। उनसे बात करेंगे उनके इस कार्यकाल पर, साथ ही मध्य प्रदेश की सियासत पर। बहुत स्वागत है सर आपका। प्रियव्रत जी, पहला सवाल तो ये कि मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव गति पकड़ रहा है, राहुल गांधी ने पिछले दिनों कहा था कि इस बार हम 150 सीटों से ज़्यादा ला रहे हैं। कमलनाथ जी दिन रात यही बोल रहे हैं कि सरकार बन रही है, सरकार बन रही है। लेकिन कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? ओवर कॉन्फिडेंस का तो सवाल ही नहीं उठता। जिस प्रकार से कमलनाथ जी को समर्थन पूरे प्रदेश में मिला है और उनके नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट हुई है, ये स्पष्ट संदेश मध्य प्रदेश में गया है कि 2018 में जनता की चुनी हुई सरकार को, वोटों की सरकार को नोटों के दम पर गिराया गया और जनता अब हिसाब किताब भारतीय जनता पार्टी से तय करेगी, उनके नोटों का भी हिसाब किताब तय करेगी और अपने वोटों से जवाब देगी। इसी से जुड़ा एक सवाल, फिर बाकी बात करेंगे। ये बात तो हमने उपचुनावों में भी कही थी, जब जो लोग सिंधिया जी के साथ भाजपा में गए थे उन्हें गद्दार कहा गया और फिर भी वो लोग चुनकर आ गए। तो क्या लगता है कि जनता ने एक बार तो उनके प्रति स्वीकारोक्ति जता दी है? इसका बहुत बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग शामिल हुए वो कांग्रेस के नेता थे। पूरा कांग्रेस का संगठन उनने अपनी जेब में रख रखा था, किसी की वो एंट्री बर्दाश्त नहीं करते थे। सिंधिया जी भी अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए और वहाँ की कोई और नेतृत्व डेवलप ना हो कांग्रेस पार्टी के लिए, इसमें लगातार कांग्रेस के अंदर रहकर ये प्रयास सिंधिया जी लगातार करते रहते थे और अपनी बात मनवाते थे। सारे पद उनके हिसाब से उनके आदमियों को दिलाते थे। अगर आप पैटर्न देखें तो जो लोग वापस जीत के आए उसका एक बड़ा कारण था कि कांग्रेस के पास अच्छी तैयारी नहीं थी, क्योंकि संगठन जो था वो उन विधायकों के हिसाब से ही था, काम कर रहा था और उस संगठन को वो अपनी जेब में रखते थे, अपनी जेब में रख के भाजपा में ले गए।
इतना कम समय में नए नेतृत्व को तैयार करना, पार्टी के जो कुछ लोग, क्योंकि उनका रोष भी वाजिब है, पार्टी के साथ ही था, पार्टी में वो काम करते थे, उनको पद नहीं मिलते थे, ना उनको मौके मिलते थे, ना उनको तवज्जो दी जाती थी। तो इससे जो वो लोग थे वो बड़े खफा थे, और उस वजह से पार्टी कई विधानसभा क्षेत्रों में, जैसे आप ले लें, मैं तो उदाहरण देता हूँ, सुर्खी है एक विधानसभा क्षेत्र, ऐसे ही एक सांवेर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ बहुत समय से वही लोग पॉलिटिक्स कर रहे थे। तो अब उनके जाने से एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था, नया उम्मीदवार एकदम से तलाशना, नया उम्मीदवार एकदम से खड़ा करना, तो बहुत कम समय था। अब पिछले 2-3 साल में कांग्रेस ने अच्छी तैयारी की है, और उनकी विफलताएं भी सामने आई हैं। उनने जो जनता से वादे किए थे कि वो क्यों पाला बदल रहे हैं, और पाला बदल के, जैसे सिंधिया जी ने ही कहा था, मैं ज़मीन पे आके किसानों की लड़ाई लड़ूंगा, मैं ज़मीन पे आके शिक्षकों की लड़ाई लड़ूंगा, मैं ज़मीन पे आके सरकारी कर्मचारियों की लड़ाई लड़ूंगा। अब उनने भी देखा कि भाजपा में जाने के बाद ज़मीन से सिंधिया जी का कोई वास्ता नहीं रहा, वो हवाई जहाज़ के मंत्री बन गए। तो इसी जनता ये सब समझ गई है, अब ये बात जनता के बीच में आ गई है, तो नया नेतृत्व यहाँ तैयार हुआ। और आप खासकर देखें ग्वालियर चंबल संभाग में उस समय में भी कांग्रेस का अच्छा परफॉर्मेंस था, और अब तो और अच्छा परफॉर्मेंस होके आया है। हमने ग्वालियर में पूरब की सीट जीती, उसके बाद मेयर का चुनाव, जो मेयर की सीट हम महापौर ग्वालियर में बना नहीं पाए थे, जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे तब भी नहीं बना पाते थे, वो एकदम हमारे पाले में आया। तो एक नया नेतृत्व विंध्य में, ग्वालियर चंबल में, और उन सारे मालवा के उन सारे विधानसभा क्षेत्रों में जहां लोगों ने सिंधिया जी के साथ पाला बदला था, एक नई ऊर्जा के साथ नया नेतृत्व तैयार हुआ है, और जनता का विश्वास उस नेतृत्व पे बना है। आज हम मध्य प्रदेश के राजगढ़ ज़िले में हैं, और ये प्रियव्रत जी का जो राजमहल है, जो प्रजातंत्र के ज़माने से उनका घर है, आवास है, और प्रजातंत्र के समय भी उनका परिवार जनता की नुमाइंदगी करता था, और अब भी वो कर रहे हैं। यहाँ से मालवा भी शुरू हो जाता है। मालवा में पिछली बार कोई ख़ास परफॉर्मेंस कांग्रेस का नहीं था, इस बार क्या पोजीशन देखते हैं, क्योंकि ये तो गढ़ माना जाता है भाजपा का। खिलचीपुर मालवा का द्वार है। आप हाड़ौती से, राजस्थान से आएँ तो खिलचीपुर मालवा से ही मालवा प्रारंभ होता है। तो निश्चित रूप से ये जो इलाका है राजगढ़ का, निश्चित आता भोपाल संभाग में है, पर मालवा की संस्कृति का यहाँ पे केंद्र है, और मालवा की संस्कृति है। इस पिछली बार हमने राजगढ़ ज़िले में 5 में से 3 सीटें जीती थी। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 8 में से 5 सीटें कांग्रेस के पास थीं, 1 निर्दलीय के पास थीं, और 2 भारतीय जनता पार्टी के पास थी। तो यहाँ एक अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस का आया था। साथ साथ ही लगे हुए शाजापुर लोकसभा क्षेत्र, शाजापुर देवास लोकसभा क्षेत्र में, उज्जैन लोकसभा क्षेत्र में हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। मंदसौर नीमच में हम लोग कुछ खास मालवा में नहीं कर पाए थे। इंदौर में भी परफॉर्मेंस अच्छा था, ठीक 50-50 परफॉर्मेंस था। इस बार मेरा मानना है कि नीमच मंदसौर में कांग्रेस की अच्छी ओपनिंग होगी। वहाँ पे कांग्रेस का अच्छा माहौल डेवलप हुआ है, नए नेतृत्व के प्रति लोगों का रुझान बना है, और साथ साथ ही मालवांचल का जो पूरा इलाका है, जो ये करीबन सबसे बड़ा इलाका मध्य प्रदेश में माना जाता है, और करीबन 45 सीटें मालवांचल से हैं, तो मालवांचल की 45 सीटों में 70% सीटें कांग्रेस लेकर आएगी। अच्छा, अब जैसा कि हमारा ये सेगमेंट है, इसका नाम है जवाबदेह, तो हम उनसे सवाल करते हैं जिनको जनता के प्रति जवाबदेही है। मैं कल से इस आपके इलाके में घूम रहा हूँ, और खिलचीपुर विधानसभा चूँकि एक स्टेट टाइम का शहर भी है, मुझे विकास की कुछ खास तस्वीरें यहाँ नज़र नहीं आई। ऐसा लगता है कि जैसे अब भी ये शहर तरस रहा है कुछ बुनियादी चीज़ों के लिए, अच्छी सड़कों के लिए, अच्छी बिजली के लिए, अच्छे पानी के इंतज़ामों के लिए। आप 2013 के पहले भी विधायक थे, 2018 में भी चुने गए। आपके कार्यकाल में भी कुछ खास काम यहाँ होता नज़र नहीं आया, उसकी क्या वजह है? देखिए, 2003 और 2008 से 13 जो मेरे पुराने 2 कार्यकाल थे, वो तो मैं विपक्ष में रहा, तो खास यहाँ पर मुझे सहयोग सरकार का नहीं मिला, पर फिर भी मैंने काम बहुत सारे करवाए यहाँ पे। पर कुछ अगर बताने लायक हो जनता को। खासकर जीरापुर के पास में हमारे काली सिंध नदी पर जो बांध बने हैं, ये दोनों बांध, जो कुंडालिया का वृहद सिंचाई परियोजना का बांध था, इसमें केंद्र शासन से परमिशन की आवश्यकता थी, क्योंकि इसमें स्वायत्त संस्था एडीबी इसमें वो फंडिंग कर रही थी। मध्य प्रदेश की सरकार ने भेजा केंद्र सरकार को, पर हमने रिकॉर्ड टाइम में केंद्र सरकार से उसको मंजूर करवाया। पर्यावरण की क्लियरेंस केंद्र सरकार की आवश्यकता थी, क्योंकि फॉरेस्ट की बहुत सारी ज़मीन डूब में जा रही थी। स्थल परिवर्तन की आवश्यकता थी, क्योंकि अगर ये कुंडालिया गांव, अगर आप यहाँ से वाकिफ़ होंगे तो कुंडालिया गांव राजस्थान की सीमा पर है, जहाँ बनना था, पर ये कुंडालिया गांव से 23 किलोमीटर ऊपर बना, नाम वही रहा कुंडालिया, पर 23 किलोमीटर ऊपर बना है, जिससे पूरे जीरापुर तहसील को पेयजल की
व्यवस्था मिल सके, पेयजल की और सिंचाई के जल की व्यवस्था मिल सके। तो इसमें महती भूमिका हम लोगों की भी रही, यूपीए सरकार की रही। एक यहाँ पे जुलानिया जी करके यहाँ पे प्रमुख सचिव थे जल संसाधन विभाग के, इसी जिले से आते थे, उनकी भी प्रमुख भूमिका रही, हम लोगों की भी रही। तो इसमें अगर पूरा क्रेडिट अगर भारतीय जनता पार्टी लेने का प्रयास करे तो ये उचित नहीं है कि हमने करवाया। अब वो तो खैर सरकार राज्य में उनकी थी, जब स्वीकृत हुआ यूपीए की सरकार ने जो परमिशंस दी उसको तो ये लोग गौण मानते हैं। तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, छोटे मोटे स्टॉप डैम बनवाना, सड़कों का नेटवर्क बनवाना। और ख़ासकर 2018 में जब मैं विधायक निर्वाचित वापस हुआ, आज ये जैसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो भव्य कार्यक्रम खिलचीपुर में हो रहा है, ये राजगढ़ में प्लानिंग हुई थी, पर राजगढ़ में बताते हैं कि भाई हाईवे ब्लॉक करना पड़ता, वहाँ पे निकलने का रास्ता नहीं था। आज खिलचीपुर में चारों तरफ निकलने के रास्ते हैं। तो खिलचीपुर से लेकर माचलपुर तक की सड़क केंद्रीय सड़क निधि से मैंने मंजूर करवाई, डिज़ाइन करवाई। उसमें क्या बीच बीच में ऐसी बाइफर्केशंस हैं, जैसे पीपलिया कुलमी से कुंडी खेड़ा तक का बाइफर्केशन है जो माचलपुर मेन रोड को जोड़ता है, जो राजस्थान जाता है। ऐसे जो बाइफर्केशंस हैं वो भी सारे मैंने प्लान करे और रिकॉर्ड टाइम में अपने 15 महीने के कार्यकाल में उसको स्वीकृत कराई। आज वो लाइफलाइन है इस सड़क की। आज यहाँ इतना भव्य कार्यक्रम बागेश्वर धाम महाराज का हो रहा है और उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही आवागमन में, और खिलचीपुर उसके लिए चयनित किया गया। इसमें बहुत बड़ी भूमिका इन सड़कों की रही जो मेरे द्वारा स्वीकृत कराई गई। चलिए, और साथ ही बिजली के 10 ग्रिड, 15 महीने की सरकार में 10 ग्रिड, 132 केवी का माचलपुर में ग्रिड और 10 33/11 के ग्रिड, ताकि बिजली की सुचारू व्यवस्था रहे। और अभी आपको जान के खिलचीपुर में 4 लेन हाईवे, 4 लेन रोड, मतलब अंदर टाउन पोर्शन में 7.5 किलोमीटर्स का हमने स्वीकृत करा लिया। एजेंसी फिक्स हो रही है उसकी। 50 करोड़ का 4 लेन रोड खिलचीपुर के शहर के अंदर बनेगा। अगर पंडित जी वापस पधारेंगे बागेश्वर धाम महाराज खिलचीपुर, तो आप 4 लेन हाईवे पे पधारेंगे, अंदर शहर में भी आएंगे तो 4 लेन रोड पे आएंगे, तो और भी ज़्यादा उनके भक्तों को सुविधा होगी। तो मतलब इस प्रकार से काम तो बहुत सारा किया। यहाँ पाइपलाइन का काम अभी चल रहा है, शहर निश्चित खुदा हुआ है, अभी दिक्कत आ रही है, पर पाइपलाइन का कार्य स्वीकृत मैंने अपने कार्यकाल में करा है। कुछ चुनौतियाँ इसलिए आती हैं क्योंकि नगर पालिका लगातार भारतीय जनता पार्टी की बनती रही, तो उनने काम में रोड़े अटकाना, दिक्कतें पैदा करना, ये सारी चीज़ें होती हैं, पॉलिटिकल चीज़ें हैं, पर इन सबको पार करना भी हमारा दायित्व है। और लगातार वापस से प्रदेश के सिनेरियो पर आते हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, बयान थोड़ा तीखे हो रहे हैं। अभी बीडी शर्मा जी ने कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं को, दिग्विजय सिंह जी को और कमलनाथ जी को, मिस्टर 76 और मिस्टर 77 कहना शुरू कर दिया। यानी उनकी उम्र पर तंज कस रहे हैं, उसका उपहास उड़ा रहे हैं। एक तरह से ये इस तरह से भी देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस में जो नौजवान पीढ़ी है, उस पीढ़ी को वो मौके नहीं मिल रहे जो ये 2 बुजुर्ग नेता ले रहे हैं। क्या ये बंटवारा करने की कोशिश भी है कांग्रेस के भीतर? बीडी शर्मा जी को ये कमेंट तो करने ही नहीं चाहिए कायदे से। मेरा मानना है कि जो अनुभव दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की जोड़ी के पास है, उस अनुभव का लाभ हम सब युवा साथियों को मिल रहा है। एक तरीके से ट्रेनिंग मिल रही है उनके नीचे काम करके, उनके तौर तरीक़ों को देखना। और इतने लंबे समय राजनीति, 50-50 साल का दोनों के पास अनुभव है। 50 साल का राजनीतिक अनुभव किसी के पास नहीं होता, और उनके राजनीतिक अनुभव का लाभ लेके एक ऐसी पुख्ता टीम मध्य प्रदेश में तैयार हुई। आप हर कोने में देख लें, युवा साथी उभर के आए हैं। भाई जयवर्धन सिंह हैं, कमलेश्वर पटेल जी हैं, जीतू पटवारी जी हैं, मुझे भी मौका मिला है, सचिन यादव को भी मौका मिला है, अरुण यादव को भी मौका मिला है, तरुण भानोट को भी मौका मिला है, और भी कई हमारे ऐसे साथी हैं, ओमकार मरकाम हैं, सुरेंद्र सिंह हनी बघेल हैं, जो युवा हैं, और नारायण सिंह पट्टा हैं। तो इनको सबको मौका मिल रहा है और एक तरीके से राजनीति को समझने का। अभी सबसे व्यवस्थित बात, कांग्रेस में हमें एकता की आवश्यकता है, और एकता जो सूत्र में बांधने का काम माननीय कमलनाथ जी ने किया है, इससे भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है। ये 77, 75, 76 की बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। कांग्रेस के ऊपर गुटबाजी का आरोप नहीं लगा, अब गुटबाजी भाजपा में चली गई है। कितने सारे लोग भाजपा में लगातार प्रयास कर रहे हैं कि 18 साल एक व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा है। आप अगर ये सारे सवाल अगर पंडित नरोत्तम मिश्रा से पूछें, ये सारे सवाल आप बीडी शर्मा जी से पूछें, गोपाल भार्गव जी से पूछें, तो उनके मन में क्या टीस है ये आजकल निकल के बाहर आ रही है। लगातार बयान आ रहे हैं, गोपाल भार्गव जी के 2-3 बयान आए हैं, नरोत्तम मिश्रा जी के बयान आए हैं, लोग दिल्ली जाके कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो भाजपा में अस्थिरता है, इससे भाजपा बौखलाई है। लेकिन अस्थिरता तो कांग्रेस में भी नजर आ रही है। कभी अरुण यादव नाराज हो जाते हैं, कभी यहाँ गोविंद सिंह कुछ कह देते हैं। अभी जो पोस्टर भोपाल में लगे, वो करप्शन नाथ करके, वांटेड करके जो पोस्टर की राजनीति हुई, उसमें भी भाजपा ने कहा कि ये कांग्रेस की भीतरी गुटबाजी का परिणाम था।
भाजपा कई सारे काम ऐसे करती है जो पीछे से कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा देती है। अगर डॉक्टर गोविंद सिंह नाराज़गी अगर व्यक्त करते हैं या अपना कोई सुझाव देते हैं, उसको नाराज़गी क्यों कहा जाता है? सुझाव है। अरुण यादव अपने सुझाव दे रहे हैं, उनके भी सुझाव। और इतने दिनों से ये स्पेकुलेशन किया जा रहा था कि अरुण यादव नाराज़ हैं, कुछ नया करेंगे, डॉक्टर गोविंद सिंह नाराज़ हैं, कुछ नया करेंगे। कुछ लोग दिग्विजय सिंह जी के मूवमेंट पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि वो भी कुछ अलग जाएंगे, पर कोई अलग नहीं जा रहा। बात आके तो वहीं बैठ रही है। कांग्रेस में बात करने की स्वतंत्रता है, भाजपा में बात करने की स्वतंत्रता नहीं है। दिल्ली का डंडा पड़ता है अगर बोल ले कोई तो, इसलिए सब चुप हैं। नहीं तो भाजपा के अंदर कांग्रेस से भी ज़्यादा परिस्थितियां खराब हैं और लोग असंतुष्ट हैं। कांग्रेस में तो ये 10% से भी कम है। भाजपा में अगर आप देखेंगे अंदर घुस के तो 65-70% पे मिलेगी। एक सवाल ये कि अभी ऐसा कहा जा रहा है कि सर्वे जो हैं वो तमाम सर्वे, ये आप लोगों के ही दावे हैं कि तमाम सर्वे बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है। लेकिन भाजपा को ऐसा माना जाता है कि वो लास्ट ओवर में मैच को फिनिश कर सकते हैं। जैसे अभी मोदी जी का एक इवेंट हो गया मध्य प्रदेश में, इसके पहले लाडली बहना एक योजना आई, बुजुर्गों को हवाई जहाज़ पर अब तीर्थ दर्शन कराए जा रहे हैं। क्या ये चीज़ें जो हैं वो एन वक्त पर कांग्रेस ढीला छोड़ देगी और उस पर भाजपा आगे निकल सकती है? एक तो मैं आपको बताऊं, ये चुनाव है, 8 करोड़ लोग हैं मध्य प्रदेश में लगभग। अब इनका को ये तय करना है कि मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी। 18 साल से जो सरकार है उसको बहनों की 18 साल तक याद नहीं आई, आखिरी 6 महीने में आई। उसमें भी पैसा आखिरी 3 महीने का डलेगा, 4 महीने तो इसमें निकाल दिए गए कि एक बार योजना घोषित हुई, दूसरी बार फॉर्म भराए, तीसरी बार कुछ हुआ, चौथी बार कुछ हुआ। मतलब इस तरीके से 4 महीने निकाल दिए गए। शिवराज सिंह जी के अगर मन में कुछ करने की अभिलाषा होती तो फरवरी से ही पैसा डालना शुरू कर देते। आखिरी दिन आप हवाई जहाज में यात्रा कराओ और नकली गहने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में पकड़ाए जाएं। जगह जगह पर सरकारी भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से विकास यात्रा के बाद भ्रष्टाचार बेलगाम हुआ, विकास यात्रा के बाद 80% भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश में वृद्धि हुई है। विकास यात्रा में अधिकारियों ने भाजपा के नेताओं को संतुष्ट कर दिया, अच्छी मल्लम पट्टी कर दी उनकी, तो वो संतुष्ट हो गए और अधिकारी बेलगाम हो गए, दबा के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये जो अधिकारियों का भ्रष्टाचार है और जो नेताओं का भ्रष्टाचार भाजपा का है, बिल्कुल बेलगाम भ्रष्टाचार, ये भाजपा का अंत साबित होगा। आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश में जल्द से जल्द चुनाव होने वाले हैं। हो सकता है कि कांग्रेस ठीक परफॉर्मेंस कर दे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जैसा पिछली बार हुआ था, कुछ लोग निकल के चले गए पार्टी से और सरकार गिरा गई, जिन्हें आपने गद्दार कहा, तो क्या गद्दारों को जांचने के लिए कोई मशीन खरीदी है इस बार कांग्रेस ने? मैं आपको एक बात मैंने टीवी चैनल पे भी एक इंटरव्यू में बोली थी ये बात, और मैं आपसे भी ये अनुरोध करना चाहूँगा कि पहली बात, सिंधिया जी को गद्दार क्यों कहा जाता है? बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस छोड़ी। अर्जुन सिंह जी ने कांग्रेस छोड़ी, तिवारी कांग्रेस बनाई। मूपनार जी ने कांग्रेस छोड़ी, उनने तमिल मनेला कांग्रेस बनाई। ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़ी, उनने तृणमूल बनाई। शरद यादव ने कांग्रेस छोड़ी, शरद पवार, सॉरी नॉट शरद यादव, शरद पवार ने कांग्रेस छोड़ी, उन्हें राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाई। उनने अपनी विचारधारा को समाप्त नहीं किया। वो कांग्रेस से गए, बाहर निकले, कांग्रेस से बाहर निकले, पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर चले। अपने नाम में भी उनने कांग्रेस रखा क्योंकि उनका मन कांग्रेसी था। सिंधिया जी ने कांग्रेस से निकल के सीधे भाजपा की गोद पकड़ी। पहले माधवराव जी ने भी एक बार कांग्रेस छोड़ी थी, उन्होंने मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस का निर्माण किया था। पर ज्योतिरादित्य जी ने सियासी गद्दारी करी। अपने भावनाएं, जिस पार्टी को वो कोसते थे, उस पार्टी जिस पे वो आरोप लगाते थे कि इनके हाथ किसानों के खून से रंगे हैं, उस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया, उसकी रीति नीति अपनाई, उसके हाल चाल अपनाए, उसके चाल ढाल अपनाई और उसमें बिल्कुल मंझ गए सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए, क्योंकि उनका बंगला छिन गया था, उनकी सांसदी चली गई थी। तो अब ये जनता के बीच में मैसेज क्लियर चला गया कि ये गद्दार है। ये गद्दार इसलिए कह रहे हैं, इसलिए नहीं कह रहे हैं कि इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, गद्दार इसलिए कि उन्होंने विचारधारा के साथ गद्दारी कर ली, सीधे सीधे विपरीत विचारधारा, जिससे आज तक लड़ते आ रहे थे उसकी गोद में जाके बैठ गए। चलिए, सिंधिया जी को तो मान भी ले, लेकिन मामा तो अभी भी फेवरेट हैं लोगों के। शिवराज मामा खुद को मामा कहते हैं, बच्चों के लिए बहुत सारी स्कीम्स लाते हैं, बहनों के लिए, पहले लक्ष्मियों के लिए, अब बहनों के लिए। तो मामा तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला में अभी चल रहे हैं ना। मामा जी का भी मामला अब ख़त्म हो गया। जिया जी जेल में है, भांजा बेरोजगार घूम रहा है, बहन को 18 साल बाद मायरा कर रहे हैं। काहे के मामा?
जिया जी के ऊपर बिजली विभाग का केस बन गया, बिल्कुल। भांजा नौकरी के लिए दर दर तरस गया, बहन गैस की टंकी भी नहीं भरवा पा रही है, 18 साल बाद मायरा हो रहा है। अब काय का मामा, मामा मामा सब खत्म है। अब वो मामा तो सिर्फ कहने के लिए, अपने मंच के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए मामा रह गए हैं, जनता के लिए अब मामा नहीं है। चलिए, तो जनता के लिए शिवराज अब मामा नहीं रह गए हैं और मध्य प्रदेश में एक सियासी बदलाव आ सकता है, ऐसा कहना है प्रियव्रत सिंह जी का, जो कि खिलचीपुर से विधायक हैं। मध्य प्रदेश में नौजवान पीढ़ी जो कांग्रेस की है उसके एक बड़े चेहरे हैं और मध्य प्रदेश में यदि बदलाव आता है तो एक बार फिर वो प्रदेश की राजनीति में एक बड़े चेहरा बनकर उभर सकते हैं। इस इंटरव्यू में हमने कोशिश की उनकी विधानसभा के बारे में जानने की और तमाम प्रदेश की राजनीति पर उनसे सवाल करने की, ताकि उसके जवाब भी हमारे दर्शकों तक पहुंचे। इस इंटरव्यू में इतना ही। नमस्कार।